नमस्कार दोस्तों। तो मैं आप सभी लोगों का इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने कल इंग्लिश के सिलेबस को देखा था और साथ ही अंत में एक टॉपिक देखा था कि उसमें सब्जेक्ट क्या होता है और प्रीडिकेट क्या होता है। फिर उसे पहचानने की भी कोशिश किया था कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं और प्रीडिकेट को कैसे पहचानेंगे, ठीक ना। सेंटेंस का वो वाला भाग जो ना डूअर ऑफ एक्शन होता है, ठीक ना, कि यानी कि वर्ब को करने वाला, काम को करने वाला, उस एक्शन को करने वाले को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। या फिर जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बताया जा रहा है, जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो जानकारी सब्जेक्ट के बारे में देता है सेंटेंस के, उस वाले भाग को हम प्रीडिकेट कहते हैं। ये बात हम लोग ने कल पिछली क्लास में कर लिया था, ठीक ना। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेज, ठीक ना। फ्रेज आज समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो दोस्त आपको पता है इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का एक बेसिक एंटिटी होता है। इसे सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी लैंग्वेज का लेटर है, ठीक। लेटर से फिर बनता है क्या, वर्ड। और वर्ड से फिर क्या बनता है, तो दोस्त बनता है फ्रेज। और फ्रेज से फिर क्या बनता है, क्लॉज। और क्लॉज से फिर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, ठीक ना। इस चीज की चर्चा कल हम लोग कर लिया था। आपने पढ़ा होगा कि लेटर से सर वर्ड बनता है और वर्ड से सीधा बनता है सेंटेंस। लेकिन आप अगर ये दोनों को अगर छोड़ देंगे ना, कि अगर आप फ्रेज और क्लॉज को ना समझेंगे, तो जब आप लेंदी सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, जब तक आप पहचान नहीं पाइएगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक ना। क्योंकि आप अगर आप बचपन में जानते थे कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य बोलते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्त कि सेंटेंस और क्लॉज में भी थोड़ा सा अंतर होता है और क्लॉज और फ्रेज में भी थोड़ा सा अंतर होता है। तो आप ये ना दिमाग में रखें कि लेटर से वर्ड और वर्ड से सीधा सेंटेंस बनता है, नहीं। आप इस दो को नहीं छोड़ सकते। एक बेसिक क्लास तक आप 5th-6th स्टैंडर्ड तक उसको छोड़ते थे, चलता था। लेकिन अब आप चूंकि इस सब क्लास में 9th 10th 11th 12th में ये सब आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती है कि आपको फ्रेज और क्लॉज की जानकारी ना हो, ठीक ना। आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, तो लेटर से क्या बनता है, वर्ड बनता है। और वर्ड से फिर क्या बनता है दोस्त, वर्ड से फिर बनता है फ्रेज। अब फ्रेज से फिर क्या बनता है, क्लॉज। और फिर क्लॉज से बनता है सेंटेंस। तो ये हमारा सही तरीका है, ठीक है। लेटर से बना वर्ड, वर्ड से बना फ्रेज, फ्रेज से बना क्लॉज, क्लॉज से बना सेंटेंस। देखिए, लेटर के ना मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन से, जो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन जो होता है लेटर का ना, उसको हम वर्ड बोलते हैं, ठीक ना। वर्ड क्या है, तो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है लेटर्स का, ठीक ना। तो आप लिख सकते हैं वर्ड, इट इज अ मीनिंगफुल फुल इट इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू लेटर्स, ठीक है। इट इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू लेटर्स, ठीक है। दो या दो से अधिक लेटर के समूह को मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसका कुछ सार्थक मीनिंग होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जैसे मैं एक वर्ड बेसिक सा लिखता हूँ, ठीक ना, जैसे PEN। तो एक वर्ड हुआ कि नहीं हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ने इसका एक मीनिंग निकल रहा है, इसका एक मीनिंग होता है। लेकिन अगर वहीं पे मैं लिख दूं ऐसे PNE, तो क्या इसका कोई वर्ड, क्या इसका कोई मीनिंग निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा तो इसको हम वर्ड नहीं बोल सकते, ठीक ना। तो वर्ड क्या होता है, इट इज ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू लेटर्स, ठीक है। तो समझ में। और फिर वर्ड से बनता है क्या, फ्रेज। अब फ्रेज किसे कहते हैं उसे भी समझ लेते हैं। तो फ्रेज कहते हैं, देखिए, फ्रेज इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अगर इसके फीचर की बात करें, इट डज पुट फॉरवर्ड
some meaning but not the complete meaning. The complete meaning. इसका अर्थ क्या हुआ? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो आप पढ़े हुए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को तुम सेंटेंस बोलते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेज क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन क्या होता है? इट डज पुट फॉरवर्ड सम मीनिंग बट नॉट द कंप्लीट मीनिंग। इसके पास थोड़ा मीनिंग तो होता है, लेकिन पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। कैसे? एग्जाम्पल के से अभी हम समझेंगे। एक बात इसमें आप और लिख सकते हैं, इट डज नॉट हैव वर्ब एंड सब्जेक्ट, ठीक है। इसके पास न तो वर्ब ही होता है न ही सब्जेक्ट होता है। अब इसको हम कैसे, फ्रेज को हम कैसे देखते हैं? चलिए एक सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं हम, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है फ्रेज, फ्रेज से बनता है क्लॉज, क्लॉज से बनता है सेंटेंस। वर्ड किसे बोलेंगे? तो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को हम बोलते हैं वर्ड, ठीक ना। और फ्रेज क्या बोलते हैं? तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक ना। लेकिन इसके पास अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। क्या लिखा हूं? इट डज पुट फॉरवर्ड सम मीनिंग बट नॉट द कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट पूरा मीनिंग नहीं निकलता है इससे। इट डज नॉट हैव वर्ब एंड सब्जेक्ट। इसके पास ना तो सब्जेक्ट होता है ना अपना वर्ब होता है। सीधी सी बात है, वर्ब होता है नहीं तो सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। चलिए यहीं पे मैं एग्जाम्पल कुछ देता हूं। जैसे मान लेती है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। या फिर उससे पहले एक और सेंटेंस में लिखता हूं, और वो सेंटेंस ऊपर लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं, इज मैथमेटिकल अप्रोच। अच्छा, आपने जो पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बोलते हैं, तो सेंटेंस तो तब ना बोलेंगे जब उसका कुछ मीनिंग निकलेगा। लेकिन क्या इसको हम एक सेंटेंस बोल सकते हैं? इज मैथमेटिकल अप्रोच निकल सकता है? नहीं निकल सकता, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ बिल्कुल नहीं निकल। भाई बताओ तो आगे कि हिज मैथमेटिकल अप्रोच, उसका जो मैथमेटिकल अप्रोच है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, खराब है, कैसा है, ठीक ना। आपको लिखना पड़ेगा ना। तब अगर ये इसको क्या बोलेंगे? अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, हिज मैथमेटिकल अप्रोच, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, यहाँ पे 3 वर्ड है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास न तो कंप्लीट मीनिंग है, न इसके पास सब्जेक्ट है, और न इसके पास वर्ब है, ठीक है। तो इसको फ्रेज बोलेंगे। हिज मैथमेटिकल अप्रोच क्या हो जाएगा? फ्रेज होगा। लेकिन अगर यहीं पे लगाते हैं हिज मैथमेटिकल अप्रोच इज गुड, ठीक है, तब क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया, ठीक ना। हिज मैथमेटिकल अप्रोच इज गुड। तो यहां पर क्या हो गया? हिज मैथमेटिकल अप्रोच, ये 3 वर्ड मिल करके भी ना एक सेंटेंस नहीं बना पा रहा था, क्योंकि इसके पास मीनिंग ही नहीं था पूरा का पूरा, ठीक ना। तो फ्रेज जो होता है ना, उसके पास अपना पूरा का पूरा कंप्लीट मीनिंग, थोड़ा सा मीनिंग तो निकलता है, लेकिन दरअसल पूरा मीनिंग उससे नहीं कन्वे हो पाता है। हिज मैथमेटिकल अप्रोच, ठीक ना। उसी प्रकार आप यहाँ देखें, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल गर्ल क्या है? फिर से एक फ्रेज है एक प्रकार का, ठीक है। ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि फ्रेज कितने प्रकार का होता है और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फ्रेज यूज हुआ है, ठीक ना। तो दोस्त, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को वहां पर पॉज करें और आप पहले इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में लिख लेंगे कॉपी में, लेकिन जरूर लिखेंगे, ठीक ना। वर्ड किसे बोलेंगे? इट इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स लेटर्स। और फ्रेज किसको बोलेंगे? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और इसके पास क्या? इट डज पुट फॉरवर्ड सम मीनिंग बट नॉट द कंप्लीट मीनिंग, पहली बात। दूसरी बात, इट डज नॉट हैव वर्ब एंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम चाहेंगे कि फ्रेज पर ना हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आगे चलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक ना। चलिए इसको रब करता हूं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि फ्रेज कितने टाइप्स का होता है और कैसे उसे हम पहचानेंगे, ठीक ना, कैसे उसे पहचानेंगे। आ जाइए।
देखिए फ्रेज, ठीक है, पहला को बोलते हैं नाउन फ्रेज, ठीक है, दूसरा है आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा है आपके पास एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है, चौथा है आपके पास वर्ब फ्रेज। और कई विद्यार्थी ना इसके साथ कंफ्यूज होते हैं फ्रेजल वर्ब के साथ। चलिए इसे भी लिख लेता है, क्या होता है अभी समझते हैं। तो दोस्त जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था ना, उसी से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा था सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक ना। तो दोस्त यहाँ पर आप देखें सी क्या है, ये तो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ठीक है। इज क्या है, स्टेटिव वर्ब यहाँ पे है। अब यहाँ पर आप देखें ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल गर्ल क्या है, एक फ्रेज है। अब हमें पहचानना है कि किस प्रकार का फ्रेज है। दरअसल देखें, अगर ना कोई भी ग्रामर में अगर कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर एक वर्ड काम करता है तो उसे बोलते हैं हम, जैसे नाउन का एक वर्ड अगर काम करता है उसे नाउन बोलेंगे। अगर लेकिन एक से ज़्यादा वर्ड अगर नाउन का काम करे सेंटेंस में तो उसे क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। यहाँ पर आप देखें सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर सी के बारे में जानकारी दे रहा है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक ना, सब्जेक्ट का पूरक है। लेकिन ये क्या है, नाउन ना होकर के ये एक से ज्यादा वर्ड नाउन का काम यहाँ पे कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नाउन फ्रेज बोलेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक ना। ही इज एन इफेक्टिव लर्नर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये भी सब्जेक्ट है, ठीक ना, ये तो वर्ब है, लेकिन इसके मीनिंग को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, इफेक्टिव लर्नर। ये भी क्या है, एक फ्रेज है, ये भी क्या है, एक फ्रेज है। तो फ्रेज है तो किस प्रकार का फ्रेज है, क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक ना, तो इसको बोलेंगे नाउन फ्रेज। क्यों नाउन फ्रेज बोलेंगे, क्योंकि ना यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके अर्थ को ये क्लियर कर रहा है, उसके अर्थ को पूरा कर रहा है, इसीलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है यहाँ पर। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो चूंकि नाउन है तो नाउन फ्रेज इससे बोलेंगे, ठीक है। तो आप एक बात और यहाँ से और भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो नाउन फ्रेज बनता है ना वो किस प्रकार से बनता है। नाउन फ्रेज जो बनता है दोस्त, वो बनता है एडजेक्टिव प्लस नाउन से, ठीक है। एडजेक्टिव प्लस नाउन से क्या बनता है, तो आपका नाउन फ्रेज बनता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउन फ्रेज कब बोलेंगे, जब एडजेक्टिव प्लस में नाउन, नाउन अंत में होगा। जैसे यहाँ पे देखिए लर्नर, लर्नर क्या है, नाउन है। यहाँ पे गर्ल क्या है, एक नाउन है, और इसको डिस्क्राइब करने वाला कौन, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन को हम क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज बोलते हैं दोस्त, ठीक ना। यहाँ पर इफेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि लर्नर को क्वालिफाई कर रहा है। लर्नर क्या है, एक नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव प्लस में नाउन को क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो नाउन फ्रेज समझ में आ गया। अब अगला आता है कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। अगर आप उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं, नोट डाउन कर ले तो बेहतर होगा, ठीक है। चलिए अगला आता है अब दूसरा है एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक ना। अब देखिए दोस्त, अगर एक शब्द ना अगर एक शब्द डिस्क्राइब करता है किसी नाउन को तो उसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव। लेकिन एक से ज्यादा शब्द अगर उसे वही क्वालिफाई करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश। माई मदर गेव मी a 500 rupee नोट, ठीक है।
माई मदर गेव मी अ 500 रुपी नोट, ठीक ना। अब यहाँ पर आप देखिए नोट क्या है, नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कोई एक शब्द नहीं है, बल्कि ये 3 शब्दों का समूह है। तो 3 शब्दों को हम एडजेक्टिव तो बोल नहीं सकते हैं, क्या बोलेंगे, बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। जब किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक वर्ड जब उसे क्वालिफाई करे तो उसे हम नाम देते हैं, लेकिन जब एक वर्ड से ज्यादा, फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर नाउन जो था नोट हमारा, उसको क्वालिफाई कौन किया, 500 रुपी, ठीक ना। ये 3 वर्ड मिलकर के इस नाउन को क्वालिफाई किया, तो इस 3 वर्ड को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना आपको कई बार डाउट होगा, उस डाउट को अभी क्लियर कर देते हैं। माई मदर गेव मी a 500 रुपीज नोट। कई बार एरर डिटेक्शन में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बच्चा ढूंढ नहीं पाता है कि इसमें कौन सा एरर है। देखिए दोस्त, अभी अभी आपको मैंने बताया कि नोट क्या है, नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला ये जो 3 शब्द है एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव फ्रेज है ये। तो क्या आप कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाते हैं, नहीं बनाते। जैसे हमें बोलना है कि वे लोग सुंदर हैं, क्या बोलते हैं, दे आर ब्यूटीफुल, ठीक ना, या वह सुंदर है, ठीक ना, तो क्या बोलेंगे, सी इज ब्यूटीफुल। तो आप देखें, ऐसा थोड़ी बोले कि सी इज ब्यूटीफुल और दे आर ब्यूटीफुल्स, नहीं ना बोले, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है, ठीक ना। एडजेक्टिव का प्लूरल हम लोग नहीं करते, हम लोग नाउन का प्लूरल करते हैं, ठीक ना। तो इसी प्रकार आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 500 रुपीज किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, नोट के लिए, तो यहाँ पर रुपीज ना होकर के सिर्फ और सिर्फ रुपी रहेगा, यहाँ पर एस नहीं होगा, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिखा होता, माई मदर गेव मी 500 रुपीज, तब ये फिर सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 500 रुपीज सही है, ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में इस्तेमाल हुआ था, इसीलिए, ठीक ना। तो अब आपको समझ में आएगा, जब एक वर्ड अगर एडजेक्टिव का काम करे, एक वर्ड अगर एडजेक्टिव का काम करे, यानी कि एक वर्ड किसी नाउन को क्वालिफाई करे, तो उसे एडजेक्टिव बोल देते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्ड अगर एडजेक्टिव का काम करे तो उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं, ठीक ना। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं। दिस गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए दोस्त, दिस गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहां पर जो वेरी ब्यूटीफुल हुआ, ये क्या है, फ्रेज है, बिल्कुल फ्रेज है, लेकिन ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, दिस गार्डन को, ठीक ना। तो गार्डन क्या है, एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द क्या, एडजेक्टिव, लेकिन एक वर्ड तो क्वालिफाई कर नहीं रहा है कि जो हम बोल दे कि एडजेक्टिव, तो इसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, तो एडजेक्टिव फ्रेज। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप सिंपल इतना याद ध्यान रखेंगे कि जब कोई एक वर्ड किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा उसे एडजेक्टिव बोलेंगे, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, दैट वुड बी नोन एज एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब अगला आता है एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, एडवर्बियल फ्रेज को ना अच्छे से समझते, देखिए जैसे मैंने लिखा, आई ईसा स्पीक्स फ्लुएंटली,
ठीक है। ईसा स्पीक्स फ्लुएंटली, तो अब आप तो जानते हैं ईसा क्या है, सब्जेक्ट है, और स्पीक्स क्या है, वर्ब है, और फ्लुएंटली क्या हो गया, तो फ्लुएंटली दरअसल एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। चूंकि ये बताता है ईसा बोलती है, कैसे बोलती है, तेज बोलती है, बहुत ही तेज, धारा प्रवाह बोलती है, फ्लुएंटली धारा प्रवाह, बिना रुके हुए, ठीक ना। तो ये क्या हुआ, ये वर्ब को क्वालिफाई किया, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पे तो सिंगल वर्ड था तो हम एडवर्ब बोल दिए, ठीक ना। लेकिन अगर यहाँ पे वर्ड ऑफ ग्रुप्स ऑफ वर्ड हो जाए, ठीक ना, जैसे वर्ड का समूह हो जाए, जैसे मान लेते हैं, लिखते हैं ईसा स्पीक्स इन अ फ्लुएंट मैनर, फ्लुएंट मैनर। अब यहां पर एक वर्ड तो है नहीं, इन अ फ्लुएंट मैनर, तो इसको क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज। क्या बोलेंगे इसको, एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर ना एक वर्ड डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, एक से ज्यादा वर्ड चूंकि एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इसीलिए इसको एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे, ठीक है। जैसे एक और लिख लेता हूं, ठीक ना, राजीव, राजीव ऑलवेज completes his assignment, ठीक है। अब यहां पर राजीव ऑलवेज कंप्लीट्स हिज असाइनमेंट, ठीक ना। अब आप ध्यान दें, हिज असाइनमेंट भी क्या है, दरअसल हिज असाइनमेंट भी एक फ्रेज है, और अभी अभी आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार का फ्रेज होगा, तो ये फ्रेज होगा किस प्रकार का, नाउन फ्रेज। क्यों, क्योंकि ना यहां पर आप अगर देखेंगे, हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और असाइनमेंट क्या है, नाउन है। तो अभी अभी आपको बताया था कि एडजेक्टिव अब प्लस में अगर नाउन हो तो वो किस प्रकार का हो जाता है, उसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। क्या बोलते हैं उसको, नाउन फ्रेज। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए, ऑलवेज, राजीव ऑलवेज कंप्लीट्स हिज असाइनमेंट, तो ऑलवेज क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, दरअसल क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसको बोलेंगे, अगर सिंगल वर्ड है तो एडवर्ब बोल देंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल देंगे आप, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे एक सेंटेंस और लिखूं, राजीव ऑलमोस्ट मोस्ट ऑलवेज कंप्लीट्स हिज असाइनमेंट, ठीक है। राजीव ऑलमोस्ट ऑलवेज कंप्लीट्स हिज असाइनमेंट, ठीक है। तब यहां पर ऑलमोस्ट और ऑलवेज क्या हो जाएगा, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ना होकर के ये एक्चुअली एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों प्रकार का आपको एडवर्ब, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो नाउन फ्रेज क्या होता है, तो नाउन फ्रेज में जब ना एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर के बनता है नाउन फ्रेज, और एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होगा कि ना अगर एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव मिलकर के, ठीक ना, या फिर कई बार ना दो तीन वर्ड मिलकर के ही उसका काम कर देता है। जैसे आपने देखा ना, माई मदर गेव मी अ 500 रुपी नोट, ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया, अब 500 रुपी वो मिल करके काम कर दिया था। तो एक वर्ड अगर करे तो वही एडजेक्टिव हो जाएगा, एक से ज्यादा वर्ड करे तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। और एडवर्बियल फ्रेज में भी वही बात है कि अगर वर्ड को क्वालिफाई करे या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला अगर एक वर्ड हो तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे एडवर्ब। लेकिन एक से ज्यादा हो तब उसे एडवर्बियल फ्रेज बोल देंगे। चलिए एक और एडवर्बियल फ्रेज का एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना, आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिटाता हूं, चलिए देखिए, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स he could not
he could not complete his project। ठीक है। अब यहां पर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ये क्या है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स मतलब कि फंड के कमी के कारण ही कुड नॉट कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट, कि वह प्रोजेक्ट अपना प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सका। ठीक है। अब यहाँ पर ये दरअसल क्या है, ये दरअसल एक प्रकार का फ्रेज ही है दोस्त, लेकिन इसको किस प्रकार का फ्रेज बोलेंगे, तो ये भी एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन। ठीक है। अगर एक वर्ड होता तो हम सीधा एडवर्ब बोल देते, लेकिन यहाँ पे तो वर्ड का ग्रुप है, समूह है, तो इसमें एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन। ठीक ना। एक और एग्जांपल लीजिए। ठीक ना। यस्टरडे आई मेट हिम। ठीक है। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई मेट हिम यस्टरडे, लेकिन अगर आप शुरू में लिखेंगे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक ना। तो अगर आप शुरू में लिखेंगे तो कॉमा दे करके सब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में लिखेंगे तो नहीं देना पड़ेगा। ठीक ना। आप ऐसे ही चाहे आप इसको वैसे इस लास्ट में जाने दीजिए, आई मेट हिम यस्टरडे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लेकिन हम लिखते हैं यहाँ पर आई मेट हिम यस्टरडे, यस्टरडे तो एक वर्ड है। ठीक ना। तो यहाँ पर आई मेट हिम, मैंने उसे मिला। अब कब मिले, ये एक्शन कब हुआ, तो एक्शन कल हुआ। तो एक्शन को बताने वाले को, एक्शन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड पे क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो एक्शन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड पे एडवर्ब बोलेंगे, लेकिन ये किस प्रकार का एडवर्ब है, तो अभी आप जान लीजिए दोस्त, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। लेकिन एक वर्ड था एडवर्ब ऑफ टाइम आप बोल दी, लेकिन अगर इसी में रहे आई मेट हिम, आई मेट हिम लास्ट मंडे, आई मेट, दूसरा संडे से लिख सकते हैं, आई मेट हिम लास्ट मंडे, आई मेट हिम, आई मेट हिम 3 days ago, 3 days ago। अब यहां पर दोस्त देखिए, आई मेट हिम 3 days ago, मैं उसे 3 दिन पहले मिला। ठीक है। अब यहां पर कोई एक वर्ड तो है नहीं, ये पूरा का पूरा 3 वर्ड है। ठीक है। तो ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का ही काम कर रहा है, एडवर्ब टाइम का ही काम कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। ठीक है। तो आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं। ठीक है, कि एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक ना। अब चलते हैं आखिरी वाले की ओर, वर्ब फ्रेज। ठीक है, उसको मिटाता हूं। देखिए दोस्त, अच्छा उससे पहले ना 2-3 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। ठीक ना, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए पहले तीनों का, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज का। ठीक ना। उसके बाद वर्ब फ्रेज पे आते हैं फिर। ठीक है। माई मदर इज अ टीचर। ठीक है, आपको बताना है अगर इसमें फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है तो किस प्रकार का फ्रेज है। ठीक है। चलिए, दूसरा सेंटेंस है आपके पास, his health is not good। ठीक है। राहुल runs very fast।
सी इज वेरी इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, ठीक है। अब आप देखें, माई मदर इज अ टीचर, हिज हेल्थ इज नॉट गुड, राहुल रन्स वेरी फास्ट और सी इज वेरी इंटेलिजेंट। आपके पास 4 सेंटेंस है, ठीक है। अब बताएं आप कि इस चारों में फ्रेज अगर इस्तेमाल हुआ है तो कौन सा वर्ड मिलकर फ्रेज है और किस प्रकार का फ्रेज है। आप देखें, पहला सेंटेंस है माई मदर इज अ टीचर, तो माई मदर क्या है, एक फ्रेज हो गया। किस प्रकार का फ्रेज हुआ, मदर क्या है तो नाउन है, और नाउन से पहले क्या है यहाँ पे, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके क्या बनता है, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, ठीक है। उसके बाद है हिज हेल्थ, फिर हिज हेल्थ भी वही है, क्यों, क्योंकि हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, हेल्थ क्या है, नाउन है, फिर से वही नाउन फ्रेज है। राहुल रन्स वेरी फास्ट, अब देखिए यहाँ पर वेरी फास्ट जो एक फ्रेज है, तो राहुल रन्स, अब राहुल दौड़ता है, भागता है, कैसे भागता है भाई, तेज भागता है, धीमा भागता है, कैसे भागता है, तो बहुत तेज भागता है। तो चूंकि रन को क्वालिफाई करने के लिए एक वर्ड तो है नहीं, एक से ज्यादा वर्ड है, तो रन क्या है, एक्शन है, वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाले को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। और एडवर्ब चूंकि तब बोलते हैं जब एक हो, एक वर्ड हो तब एडवर्ब बोलेंगे, लेकिन एक से ज्यादा वर्ड है, 2 वर्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज बोल देंगे। दिस इज एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सी इज वेरी इंटेलिजेंट, अब यहां देखिए सी, तो सी है वह बहुत तेज है, तो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वह सी को, तो सी को डिस्क्राइब करने वाले ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल हुआ है दोस्त, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए अगर इसी क्या प्रोनाउन है, अब प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन एक वर्ड हो तो एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन एक से ज्यादा वर्ड है तो क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये क्या है आपका यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। और दोस्त ऐसा नहीं है यहाँ पर, जैसे सी इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पर सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है या फिर नाउन फ्रेज, वो ना आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना, जैसे राम गेव मी अ ब्यूटीफुल बुक, या ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल बुक लिख, ठीक है। राम गेव मी अ ब्यूटीफुल बुक, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, ब्यूटीफुल बुक, राम गेव, राम दिया, राम मुझे दिया, क्या दिया, तो ब्यूटीफुल बुक, यानी कि यहां पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है। राम दिया, क्या दिया, तो ब्यूटीफुल बुक, अ ब्यूटीफुल बुक, तो यहाँ पर वर्ब हुआ गेम, और इसका जो पूरक हुआ ऑब्जेक्ट हुआ वो ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है। तो इस प्रकार से मिलता है आपको, ठीक ना। और आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा फ्रेज है, ठीक ना, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, ठीक ना। अब आते हैं वर्ब फ्रेज पर, ठीक है। देखिए, चलिए इसको मिटाता हूं। देखिए दोस्त, जब एक वर्ड ना अगर वर्ब का काम करेगा तो उसे वर्ब बोल देंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्ड अगर वर्ब का काम करता है तो उसे क्या बोलते हैं, वर्ब फ्रेज। जैसे आप देखिए, मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, राहुल प्लेज क्रिकेट, ठीक है। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड सेंटेंस में लिखता हूं, राहुल हैज प्लेड क्रिकेट, ठीक है। और चौथा सेंटेंस में लिखता हूं,
राहुल will have been played cricket। चलिए 4 सेंटेंस है समझने के लिए। अब यहाँ पे देखिए हर सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट समान रखा है आपको समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आए। यहाँ भी सब्जेक्ट क्या है, राहुल है, यहाँ भी राहुल, यहाँ भी राहुल, यहाँ भी राहुल, सब में सब्जेक्ट सेम रखा है। और जो देखिए ठीक है, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो भी मैंने सेम रखा है। राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल हैज प्लेड क्रिकेट, राहुल विल हैव बीन प्लेड क्रिकेट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा। अब यहाँ पर एक वर्ड वर्ब के रूप में इस्तेमाल है तो इसको क्या बोलेंगे, वर्ब बोल देंगे। लेकिन क्या यहाँ पर एक वर्ड है कि एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा वर्ड इज और प्लेइंग दोनों है तो इसको क्या बोलेंगे, वर्ब फ्रेज बोल देंगे। यहाँ पर हैज प्लेड क्या है, 2 है वर्ड तो इसको क्या बोलेंगे, वर्ब फ्रेज बोलेंगे। विल हैव बीन प्लेड तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हुआ, वर्ब फ्रेज हुआ। ठीक ना, तो सीधा सा मतलब है कि जब एक वर्ड उसको डिस्क्राइब करें तो वो पार्टिसिपल्स के अकॉर्डिंग पहचाना जाएगा। अगर जैसे एक वर्ड अगर कोई नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो उसे हम बोल देंगे एडजेक्टिव बोल देंगे। एक वर्ड अगर किसी दूसरे एडवर्ब को या किसी वर्ब को क्वालिफाई करे या किसी क्लॉज को क्वालिफाई करे तो उसे हम एडवर्ब बोल देंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा वर्ड अगर किसी क्लॉज को क्वालिफाई करे, किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे, किसी वर्ब को क्वालिफाई करे तो उसे हम एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार एक नाउन फ्रेज भी होता है, ठीक ना, जो कि एडजेक्टिव प्लस नाउन से बनता है। आप देखे थे ना कि सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल गर्ल तो गर्ल को क्वालिफाई करने वाला ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल गर्ल जो है वो क्या है, एक फ्रेज है, एक नाउन फ्रेज है। ठीक ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया वर्ब फ्रेज क्या होता है। जब एक वर्ड वर्ब का काम करता है उसे वर्ब बोलेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा वर्ड जब वर्ब का काम करे तो उसे हम वर्ब फ्रेज बोलते हैं। और कई बार ना दोस्त विद्यार्थी सब जैसे फ्रेजल वर्ब फ्रेज के साथ कंफ्यूज होते हैं, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि चलो फ्रेजल वर्ब भी इसके थ्रू समझाता हूँ। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया कि वर्ब फ्रेज क्या होता है। तो चलते हैं अगले, अब बराबर फ्रेजल वर्ब। ठीक ना, देखिए चीज़ों को आप रटने के बजाय थोड़ा समझने पे जोर लगाए। ठीक ना, नहीं तो जैसे मैं अक्सर एक सवाल पूछता हूँ बच्चा सबसे कि बताओ, जैसे सभी लोग पढ़ता है कि कोई भी जो आर्टिकल है, जो डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल, 2 प्रकार का आर्टिकल होता है। डेफिनेट में आपका द आ जाता है, इनडेफिनेट में ए और एन आता है। तो बोला जाता है कि इसे द आर्टिकल जो होता है ना किसी नाउन के पहले लगता है। ठीक है, मैं मानता हूँ। तो फिर ये बताइए, जैसे मैंने लिखा था ना एक सेंटेंस, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर तो कोई नाउन है ही नहीं। यहाँ पर ए किसके पहले आया है, ब्यूटीफुल के पहले, यहाँ पे तो ये एडजेक्टिव है। तो अब आप उस समय पूछना चाहिए टीचर से कि एडजेक्टिव से पहले सर यहाँ पे तो आर्टिकल कैसे आ गया है। क्योंकि यही हम लोग पूछते नहीं है, फिर डाउट यही क्रिएट होते होते ना लगता है कि ये कौन सी इंग्लिश पढ़ाई हो रही है। कि आप तो बोले सर कि आर्टिकल जो आएगा सो नाउन के पहले आएगा, ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है। तो दरअसल मैं बताऊं आपको, अभी मैंने इसीलिए आपको बताया कि ब्यूटीफुल गर्ल क्या है दोस्त, एक नाउन फ्रेज है। क्या है, एक नाउन फ्रेज है। और आप अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सुधारें, थोड़ा रेक्टिफाई करें। इसीलिए मैंने जब बोला तो क्या बोला, लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है फ्रेज, और फ्रेज से बनता है क्लॉज, और क्लॉज से बनता है सेंटेंस। मैंने ये नहीं बोला कि लेटर से बनता है वर्ड और वर्ड से सीधा बनता है सेंटेंस, यही दिक्कत हो जाती है। और अब आप फ्रेज आप समझ गए तो आप जान लीजिए कि नाउन या नाउन फ्रेज के पहले ना लग सकता है आर्टिकल। ठीक ना, लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। तो आर्टिकल जो होता है न केवल नाउन के लिए आता है बल्कि नाउन और नाउन फ्रेज दोनों के लिए आता है। तो आप अपने डेफिनेशन को थोड़ा सुधारेंगे तो इंग्लिश आपकी काफ़ी सुधर जाएगी। ठीक ना, हम अक्सर ये बात बोलते हैं कि थोड़ा सा आप रटने के मूड को हटाइए और रटने वाले थोड़ा तरीका को छोड़िए और समझने पर जोर डालिए कि अच्छा ऐसा है तो क्यों है। नहीं तो हम पूछ लिए होते ना टीचर से कि अच्छा सर ये तो ये आर्टिकल है लेकिन ये तो एडजेक्टिव के पहले आ रहा है। तो इसका कारण ये है दोस्त कि नाउन फ्रेज के पहले आर्टिकल आता है और नाउन के भी पहले आता है। ठीक है,
तो डेफिनेशन को थोड़ा सुधारिए, इसीलिए मैंने नाउन फ्रेज को समझाया। और इसीलिए अब आपको समझ में आ रहा हो कि नाउन फ्रेज को समझना क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक ना। चलिए इसमें लास्ट कड़ी जो बच गया फ्रेजल वर्ब, उसको देख लेते हैं, ध्यान से देखिए दोस्त। फ्रेजल वर्ब, ठीक ना, मतलब फ्रेज का तो अर्थ आपको समझ में कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और जब वही वर्ब के इस रूप में इस्तेमाल हो सकते फ्रेजल वर्ब बोलेंगे। जैसे देखिए, जैसे कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का अर्थ क्या होता है, टू कैंसिल, टू कैंसिल, कॉल ऑफ मतलब रद्द करना, ठीक ना। तो इस प्रकार का जो भी है तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे कल भी बताया था, लुक फॉर, टू सर्च, ठीक है। तो क्या है फ्रेजल वर्ब। अब यहाँ पर फ्रेज तो है लेकिन ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको फ्रेजल वर्ब के रूप में जानते हैं, फ्रेजल वर्ब। जैसे एक वर्ड है आस्क फॉर, आस्क फॉर, आस्क फॉर मतलब क्या होता है, डिमांड, टू डिमांड, ठीक है, मांगना, ठीक है। तो यहां पर भी एक फ्रेज ही है लेकिन ये किसका, वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए एक फ्रेजल वर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि जो आपको हमने स्टार्ट किया था, लेटर से बनता है वर्ड, और वर्ड से बनता है फ्रेज, और फ्रेज से बनता है क्लॉज, और क्लॉज से बनता है सेंटेंस, ठीक ना। तो इसमें हम लोग फ्रेज तक समझ लिए, और फ्रेज कितने टाइप का होता है वो भी अच्छे से समझ लिए। अब मुझे लगता है पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना, कि फ्रेज जहाँ भी रहेगा आप जरूर पहचान लेंगे। जब एक वर्ड काम करे नाउन का तो उसे नाउन बोलते हैं, और एक से ज़्यादा वर्ड अगर नाउन के रूप में इस्तेमाल है, नाउन का काम कर रहा है, उसे नाउन फ्रेज बोलेंगे। उसी प्रकार एक वर्ड अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। और एक से ज़्यादा वर्ड अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। उसी प्रकार एक अगर वर्ड है जो कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, या किसी क्लॉज को क्वालिफाई कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलते हैं। लेकिन जब वही एक से ज़्यादा वर्ड किसी वर्ब को क्वालिफाई करे, किसी क्लॉज को क्वालिफाई करे, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे, तो उसे एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं, ठीक ना। और वर्ब फ्रेज किसे बोलते हैं, जब एक वर्ब किसी सेंटेंस में हो, ठीक ना, वर्ब का काम करे तो उसे वर्ब बोलेंगे। और एक से ज़्यादा वर्ड जब एक साथ मिलकर वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तो उसे हम वर्ब फ्रेज बोलते हैं। और फ्रेजल वर्ब क्या है, एक प्रकार का फ्रेज ही होता है लेकिन ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, और इसका मीनिंग अपना स्पेसिफिक होता है, ठीक ना, इसका मीनिंग अपना स्पेसिफिक होता है। जैसे कॉल मतलब, कॉल ऑफ का मतलब हो जाता है टू कैंसिल, लुक फॉर मतलब टू सर्च या ढूंढना खोजना, ठीक ना, आस्क फॉर मतलब मांगना, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में फ्रेज क्या होता है, फ्रेज कैसे पहचानेंगे, और फ्रेज कितने प्रकार का होता है, इस पर हम लोग ने डिटेल चर्चा कर ली, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग इसी प्रकार सीखेंगे कि क्लॉज क्या होता है और क्लॉज कितने प्रकार का होता है, फिर उसे पहचानेंगे कैसे, ठीक है दोस्त। तो चलिए आज इतना है, और अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इंग्लिश विथ आनंद। और आप अपने छोटे भाई बहन या आप जिन्हें जानते हैं, जिन्हें इंग्लिश की ज़रूरत है, आप उनके बीच में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि हम उन तक पहुंच पाएँ और वो भी सही प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाए, ठीक है। तो इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो के लिए, एंटरटेनिंग वीडियो के लिए ज़रूर सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।